आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी पद्य साहित्य का विकास। और हिंदी पद्य साहित्य का विकास पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आप हिंदी पद्य साहित्य का विकास का काल विभाजन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यहां से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षाओं में। यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी पद्य साहित्य का विकास, जिसका काल विभाजन कुछ इस तरीके से हुआ। पहले नंबर पर आता है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल अथवा चारण काल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीर गाथा काल तथा चारण काल भी कहा जाता है। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, और क्या कहा जाता है? सिद्ध। यहां पर आप देख लीजिएगा, सिद्ध इस तरीके से सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है। सिद्ध सामंत काल। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, वीर गाथा काल तथा चारण काल भी कहा जाता है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि वीर गाथा काल किसे कहा जाता है तो आदिकाल को कहा जाता है। चारण काल किसे कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। और सिद्ध सामंत काल किसे कहा जाता है तो आदिकाल को कहा जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं आदिकाल की समय सीमा क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल की समय सीमा क्या है? सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। इसके बाद आता है भक्ति काल। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? भक्ति काल आता है। और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल को क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। और यहां पर आप देख सकते हैं भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। कब? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। आदिकाल सन 743 से 1343 ईस्वी तक। इसके बाद भक्ति काल सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। और इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। और रीतिकाल की समय सीमा क्या है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और इसके बाद आता है चौथे नंबर पर जो काल विभाजन है आधुनिक काल के रूप में, जो कि है 1843 ईस्वी से अब तक। अब का जो समय है आधुनिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो यहां पर मैंने आपको जानकारी दे दी है आदिकाल और भक्ति काल तथा रीतिकाल तथा आधुनिक काल के बारे में और इनकी समय सीमा के बारे में। तो चलिए मैं आपको अब स्पष्ट रूप से इन सभी का काल विभाजन करके बताता हूं कि कौन सा युग यानी आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल तथा आधुनिक काल को और किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो यहां आप देख सकते हैं काल विभाजन वीर गाथा काल। पहले नंबर पर है वीर गाथा काल, जिसे किसी भी भाग में नहीं विभाजित किया गया। और इसके बाद आता है भक्ति काल। तो भक्ति काल का विभाजन हुआ सबसे पहले। यहां पर आप देख सकते हैं भक्ति काल का विभाजन किस तरीके से हुआ, यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। भक्ति काल का विभाजन हुआ निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत या निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा कह सकते हैं आप, या भक्ति शाखा भी कह सकते हैं। और इसके बाद भक्ति काल का दूसरा विभाजन क्या हुआ? दूसरा विभाजन हुआ सगुण भक्ति धारा या सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सगुण भक्ति शाखा। तो ये जो हैं शाखाएं हैं भक्ति काल की प्रमुख, कौन कौन सी? दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है निर्गुण भक्ति धारा या भक्ति शाखा और दूसरी है सगुण भक्ति धारा या भक्ति शाखा भी आपको लिखा मिल सकता है। अब आप यहां पर जान लीजिए कि निर्गुण भक्ति धारा को या भक्ति शाखा को और सगुण भक्ति शाखा या भक्ति धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं निर्गुण भक्ति धारा को दो भागों में। पहला भाग क्या है निर्गुण भक्ति धारा का? पहला भाग है ज्ञान मार्गी।
ज्ञान मार्गी, इसे कहते हैं ज्ञान मार्गी भक्ति धारा या भक्ति शाखा। और दूसरा विभाजन है प्रेम मार्गी या प्रेम काव्य धारा भी आप देख सकते हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा मिल जाएगा प्रेम मार्गी। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा सगुण भक्ति शाखा के भी दो विभाजन हुए हैं। यहां पहला है राम भक्ति शाखा। पहला क्या है? राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा या भक्ति धारा भी कह सकते हैं आप, राम भक्ति शाखा। और दूसरा क्या है? सगुण भक्ति धारा का दूसरा भाग है कृष्ण भक्ति शाखा। कौन सा? यहां पर आप देख सकते हैं कृष्ण भक्ति धारा या भक्ति शाखा भी आप कह सकते हैं, भक्ति शाखा। अब यहां पर जो विभाजन हुआ तो पहला हुआ निर्गुण भक्ति शाखा के रूप में, दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ सगुण भक्ति शाखा के रूप में। और निर्गुण भक्ति शाखा के भी दो विभाजन हुए। यहां पर आप देख सकते हैं पहला हुआ ज्ञान मार्गी या इसे कहते हैं संत काव्य धारा, और दूसरा हुआ प्रेम मार्गी या इसे क्या कहते हैं? प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। और सगुण भक्ति शाखा के भी दो विभाजन हुए। पहला हुआ राम भक्ति शाखा और दूसरा हुआ कृष्ण भक्ति शाखा। अब यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनता है? ज्ञान मार्गी या निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन से हैं? तो ज्ञान मार्गी और निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं कौन? कबीरदास। कबीरदास, जिनकी रचना का क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है बीजक। आप ध्यान दीजिएगा कबीरदास जी की रचना का नाम क्या है? बीजक। और यदि प्रश्न आता है कि प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी, जिनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना कौन सी है? पद्मावत है। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? पद्मावत। और यहां पर आप देख सकते हैं राम भक्ति शाखा लिखा हुआ है, जो कि सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है। और इस राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास हैं। और इनकी प्रमुख रचना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, जिसका नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तब उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। और रामचरितमानस किसकी रचना है? तो यह रचना है गोस्वामी तुलसीदास जी की। और यह रामचरितमानस रचना किस धारा की रचना है? किस शाखा की रचना है? तो यह सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा, यानी सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है या राम भक्ति धारा है, इसके अंतर्गत है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं सगुण भक्ति शाखा का अगला विभाजन हुआ कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में। तो यहां पर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी हैं। और सूरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर। सूरसागर सूरदास जी की प्रमुख रचना है। इसके अतिरिक्त सूरदास जी की रचना है सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सारावली और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा सूर साहित्य लहरी भी सूरदास जी की रचना है। तो यदि यहां कहीं से भी प्रश्न बनेगा आपकी परीक्षा में, तो उम्मीद है आप सही उत्तर टिक करेंगे या सही उत्तर लिख देंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा रीतकाल को कितने भागों में बांटा गया? तो रीतकाल को भी दो भागों में विभाजित किया गया। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और इसके बाद दूसरा भाग क्या है? रीति मुक्त।
यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न यदि पूछा जाता है कि रीत काल के प्रमुख कवि कौन हैं, तो उत्तर हो जाएगा बिहारी लाल, जो कि रीत काल के प्रमुख कवि हैं और इनकी रचना का नाम क्या है, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की रचना है, जिसके अंतर्गत 719 दोहे हैं, जो कि बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी लाल जी की। और इसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, यहां पर आप देख सकते हैं। आधुनिक काल का काल विभाजन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है भारतेंदु युग। सबसे पहला कौन सा है, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। और इसके बाद है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग। और इसके बाद है द्विवेदी युग के बाद, यहां ध्यान दीजिएगा, छायावाद या छायावादी युग। और इसके बाद है प्रगतिवाद युग। प्रगतिवाद या प्रगतिवादी युग भी लिखा मिल जाएगा आपको। और इसके बाद है, यहां आप ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद और नई कविता, जो कि अब तक चल रहा है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है हिंदी पद्य साहित्य का विकास पर आधारित काल विभाजन। सबसे पहले है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल या चारण काल भी कहते हैं, या फिर सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा है 743 से 1343 ईस्वी तक। दूसरे नंबर पर है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। इसके बाद है रीत काल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, जिसकी समय सीमा है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और अगला है काल विभाजन आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1843 से अब तक। और इसके बाद है काल विभाजन कुछ इस प्रकार से, वीर गाथा काल, और इसके बाद दूसरे नंबर पर है भक्ति काल। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ये भक्ति काल के दो विभाजन हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञान मार्गी, जिसे संत काव्यधारा, और दूसरा भाग है प्रेम मार्गी, दो भागों में विभाजित किया गया है। ज्ञान मार्गी या संत काव्यधारा के या निर्गुण भक्ति शाखा के या निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं, कबीर दास जी हैं, जिनकी रचना का नाम क्या है, बीजक है। और प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, जिनकी रचना का नाम क्या है, पद्मावत है। इसी प्रकार से सगुण भक्ति शाखा के भी दो विभाजन हैं। पहला विभाजन है राम भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, और जिनकी रचना का नाम क्या है, रामचरित मानस। और यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित किस भाषा में है, अवधी भाषा में रचित है। और दूसरा जो विभाजन है सगुण भक्ति शाखा का, कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रमुख कवि कौन हैं, सूरदास जी हैं, और जिनकी प्रमुख रचना है सूर सागर तथा सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहां पर आप देख सकते हैं रीत काल का भी विभाजन हुआ है, रीतबद्ध और रीत मुक्त, दो भागों में। और यहां पर मैंने आपको जानकारी दी है कि बिहारी लाल, जो कि रीत काल के प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। और यह बिहारी लाल जी की ऐसी एकमात्र रचना है जिसके कारण बिहारी लाल प्रसिद्ध हो गए थे। और इसके बाद विभाजन है आधुनिक काल का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आधुनिक काल को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद या छायावादी युग, चौथा है प्रगतिवाद या प्रगतिवादी युग, और पांचवा है प्रयोगवाद और नई कविता। तो यदि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न का उत्तर आप 100% दे सकते हैं। और आप अब अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं मार्च अप्रैल के मध्य होनी ही है।
और यदि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनता है तो उम्मीद है कि आप यहां से जरूर हल कर लेंगे, प्रश्न का उत्तर जरूर लिख लेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।